आज मैं आप सभी लोग को हिंदी व्याकरण में नया टॉपिक संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा आप लोग सभी लोग को पता है कि जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नया विज्ञापन हो चुका है, जिसमें हिंदी में बहुत ज़्यादा संख्या में पद आए हुए हैं प्रवक्ता और टीजीटी में। और आप सभी लोग निराश नहीं होंगे। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जा रही है, इसीलिए थोड़ा व्यवधान है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आप सभी लोग को पढ़ाऊंगा। तो आज मैं संज्ञा के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं और टीजीटी के योग्यता को लेकर के हम चर्चा करेंगे। विज्ञापन को ढंग से पढ़ लेने दीजिए, परेशान नहीं होना आपको। तो मैं आज संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। तो संज्ञा का जो अर्थ होता है, संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा एक विकारी शब्द है, इसका अर्थ होता है नाम। अगर इस पे हम परिभाषाओं पे चर्चा करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा की परिभाषा हुआ, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव या जात के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण दें। नंबर 1, रमेश कल दिल्ली जाएगा। एक उदाहरण हुआ। नंबर 2, इस दीवार की ऊंचाई कितनी है? कितनी है पूर्णविराम। हमको देखना है यहाँ पे कि यहाँ जो रमेश है एक व्यक्ति है, यहाँ दिल्ली जो है एक स्थान है, स्थान। दीवार एक वस्तु है, ऊंचाई, इसमें ऊंचे होने के भाव का बोध हो रहा है, यानी भाव है। तो हमारी जो परिभाषा क्लियर है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे परिभाषा क्लियर हो गया, अब हमको इसके भेद पे ध्यान देना है कि संज्ञा के भेद पे अगर हम विचार करें तो यहां पे हम देखते हैं इसको भेद। अब संज्ञा के भेद को लेकर विवाद है इसमें। तो यहां 2 आधार पे भेद किए गए हैं। नंबर 1, व्युत्पत्ति के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद हैं।
ये प्रश्न आ भी चुका है परीक्षाओं में, यूपी टेट में आया था ये प्रश्न, यूपी टीईटी। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। और नंबर 2, एक भेद है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। पांच भेद हैं। हमको पांचों भेद पढ़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो संज्ञा के भेद मूलतः 3 कहेंगे, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आए व्युत्पत्ति के आधार पे या व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद, तो कहेंगे 3। अर्थ के विचार से संज्ञा के तो अर्थ के विचार लिख लीजिए, आधार कार्ड दे रहे हैं, अर्थ के विचार से, अर्थ के विचार से, व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के 3 भेद, अर्थ के विचार से, अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद। अब हमें पांचों भेद पढ़ना है। कौन कौन है यहां पे ध्यान देना है, हमको सभी पढ़ना है, जैसे व्यक्ति वाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्लियर हुआ? हमें पांचों भेद पढ़ना है, लेकिन जब हमसे सवाल पूछे जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद, तो 3, या व्युत्पत्ति के विचार से, और कौन तीनों हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसी तरह अगर ऐसे सवाल पूछे जाए कि जो है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद, तो कहेंगे 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हमको ये डिटेल पढ़ना है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, अब इस पे हमको अध्ययन करना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अब हमको इस चीज को मिटा करके हम फिर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझाते हैं। क्लियर हुआ? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद को विचार किया गया, तो व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के 3 भेद, अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद। अब पांचों हैं कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, ये 3 हो गए आपके। उसी तरह आपके अर्थ के आधार पर 5 भेद हैं। तो पांचों भेद कौन कौन है? व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम चर्चा करेंगे कि जो है संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को? तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को अब समझाएंगे, और परीक्षा में पूछा भी गया था व्यक्तिवाचक पे, तो हम हेडिंग लिख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहां पे ध्यान देना है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब 5 भेद हमने क्लियर कर दिया, अब उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या करना है क्या है। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यानी इसको लिख सकते हैं
व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अर्धविराम जैसे गांधी जी, रमेश, राम, गंगा, काशी इत्यादि। हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि व्यक्तिवाची संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे काशी कहने से तो काशी एक नगर का बोध हो रहा है व्यक्तिगत, गंगा कहने से एक नदी का बोध हो रहा है व्यक्ति में, अगर हम राम कहने से तो राम का बोध हो रहा है व्यक्तिगत, गांधी जी कहने से तो एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो चाहे हम काशी कहें, चाहे गंगा कहें, चाहे राम कहें, चाहे रमेश कहें, गांधी जी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हमको देखना है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों में होती हैं। अब जैसे कहा जाए, जैसे व्यक्तियों के नाम अगर हम कह दिए, व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मोहन, सुरेश, गांधी जी व्यक्तिगत हो गए। इस तरह हम कहते हैं देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो कहते हैं देशों के नाम। अब देशों के नाम में कौन, जैसे भारत या चीन, नेपाल, अमेरिका। अब भारत या चीन, भारत कहने से एक व्यक्तिगत देश का बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जापान कहने से भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, या नेपाल कह दिए, अमेरिका कह दिए, एक देश का व्यक्तिगत बोध हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जो राष्ट्रीय जातियों के नाम होते हैं। जैसे कहें अमेरिकी, भारतीय, रूसी, नेपाली, ये भी आपका जात ना होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस तरह हम कहते हैं समाचार या पुस्तकों के नाम कहते हैं, हम कहते हैं पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहते हैं रामचरितमानस, कामायनी, रामायण, महाभारत, ऐसा कहने से व्यक्ति का बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। या हम कहते हैं समुद्रों के नाम कह दे, तभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्रों के नाम, काला सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर,
ये भी आपके समुद्रों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कहा जाए नदियों के नाम, जो नदियों के नाम होते हैं जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सोन, सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। तो नदियों के नाम, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये भी आपका सब नदियों के नाम व्यक्ति। गंगा कहने से एक नदी का बोध हो रहा है व्यक्तिगत, यमुना कह दिए, कावेरी कह दिए, ब्रह्मपुत्र कह दिए, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, नगर चौक भी कहेंगे तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों के नाम हो गए, पत्रिकाओं के नाम, तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इस तरह के हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्वेश्चन बनते हैं और इस पे सवाल भी बन चुके हैं। एक प्रश्न प्रवक्ता में आया था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उसको हम लिख दे रहे हैं। पीजीटी 2013 में आया था, आपका घर जिस शहर में है आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है? आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है? तो कहा जाए आपका घर इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद में कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये प्रश्न पीजीटी का है, तो यहाँ पे भी आपका उदाहरण का उत्तर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। किस पे लगाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। समझ में आ रहा है? अगर आपके कहा जाए कि कहा दिया जाए कि राम कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। गांधी जी कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। गंगा कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। गांधी जी कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। आपका घर जिस शहर में उस शहर का नाम संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चाहे नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम कह दिए, पहाड़ों के नाम या नदियों के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय स्तर की जातियों के नाम, पुस्तकों के नाम, समुद्रों के नाम, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो समझ में आ गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं। देश के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, देशों के नाम, व्यक्तियों के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। समझ में आ गया होगा। इस तरह हम दूसरा भेद आपको बताने जा रहे हैं जातवाचक संज्ञा के बारे में। इसको मिटा रहे हैं अब। संज्ञा का एक भेद, दूसरा भेद है जातवाचक संज्ञा।
अब समझना जातवाचक संज्ञा क्या है। देखिए, जातवाचक संज्ञा व्यक्तियों और वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी। अब जैसे घर कहे, संसार बहुत सारे घर हैं, नदी बहुत सारी नदियां हैं। आपने नदी व्यक्तिगत तो नहीं बोध कराया। वस्तु के नाम जैसे घड़ी, मेज, घर, कुर्सी, किताब। पद या व्यवसाय का नाम जैसे शिक्षक कह दिए, लेखक कह दिए, मंत्री कह दिए, बहन कह दिए, प्रोफेसर कह दिए, ठग कह दिए, जुलाहा कह दिए, जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक तत्वों के नाम कह दिए, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, सब जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा? हम वाहन कहे तो जातवाचक, अर्थात जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों, प्रोफेसर, ठग, वाहन, मंत्री, जुलाहा सब जातिवाचक में होते हैं। तो जातिवाचक भी हम नोट कर सकते हैं। तो जातिवाचक में क्या नोट करें हम? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जात का बोध होता है। पूरी जात का बोध होता है। जातवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जात का बोध होता है। जैसे अर्धविराम निर्देशक, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा। पहाड़, मनुष्य कहने से संसार बहुत सारे मनुष्य होते हैं। पहाड़ कहने से पहाड़, बहुत सारे पहाड़ों का बोध हो रहा है। हमने हिमालय तो नहीं कहा। या नदी कहने से संसार बहुत सारी नदी है, उनका बोध हो रहा है। घर कहने से संसार बहुत सारे घर हैं, उनका बोध हो रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा इस तरह के होते हैं। अब और भी हम कह सकते हैं, जैसे मनुष्य में आ रहे हैं लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन। पक्षियों में जैसे तोता, मोर। अब बस जिसे कहें मनुष्य में कौन आते हैं? अब मनुष्य में जैसे आपके लड़का आ गया, लड़की भी हो गया। तो मनुष्य में लड़का, लड़की या आदमी, औरत भी हो सकते हैं, औरत। इसी तरह पशु पक्षी, जैसे पशु पक्षी, जैसे तोता पक्षी है, या कहेंगे मोर, ये भी आपका पक्षी है। तोता कह दिए, लेकिन गाय कह दिए तो गाय, ये तो पक्षी हो गया। और पशु में गाय या घोड़ा कह दिए तो जातिगत बोध हो रहा है। गाय में बहुत सारे गाय आते हैं, घोड़ा में बहुत सारे गाय। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आप जो लोग इसको सुन रहे हैं, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा जात नहीं समझ पाएंगे तो आपको सर्वनाम में समस्या होगी, सर्वनाम नहीं समझ पाएंगे। वस्तुओं के नाम कहते हैं हम, जैसे कहते हैं वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम ये भी जातवाचक संज्ञा होते हैं। वस्तुओं के नाम हम कह दिए, जैसे घर कह दिए, घड़ी कह दिए, घर, घड़ी, मेज, कुर्सी या किताब। पूछा है किताब कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। पुस्तक कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। मेज कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। घर कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। एक फिर पदों एवं व्यवसायों के नाम। पदों
एवं व्यवसायों के नाम, पदों एवं व्यवसायों के नाम। पद हो, व्यवसाय हो, तो पदों में जैसे क्या आता है, जैसे शिक्षक कहती है, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षक, प्रोफेसर, मंत्री, लेखक, मंत्री, लेखक, वाहन, ये सब। फिर कह दें हम व्यवसाय में कुछ कह दें, जैसे हम कह दें ठग, तो ठग कहने से एक व्यवसाय का बोलता ठग। या हम कह दें जुलाहा, तो जुलाहा भी एक व्यवसाय है, जुलाहा हो गया, ठग हो गया। या शिक्षक कह दें, वाहन कह दें, प्रोफेसर, मंत्री, लेखक, सभी ये जो है जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो वस्तुओं के नाम, पदों, व्यवसायों का नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, वो भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगर हम कहते हैं प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये नोट कर देते हैं, प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम में जैसे हो गया तूफान, बिजली, भूकंप, तूफान, बिजली, भूकंप, वर्षा, या कहने ज्वालामुखी, ये सब कहने से जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। एक प्रश्न आया था पीजीटी, ये दोनों क्वेश्चन आए थे, 2013 में आ चुका है। आया क्या था प्रश्न, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, नहीं है। इसमें जयचंदों में संज्ञा है। जयचंदों में संज्ञा, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। तो जयचंद कहने से एक देशद्रोही का बोध हो रहा है। तो पूछा जाए इसमें संज्ञा का कौन सा भेद है, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, इसमें जयचंदों कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। आपका घर जिस शहर में, उस शहर का नाम संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है, प्रवक्ता का क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, जयचंदों में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो देख रहे हैं, इस तरह मैंने आपको संज्ञा को परिभाषित किया, मैंने संज्ञा के भेद पे चर्चा किया, मैंने व्यक्तिवाचक को समझाया और जातिवाचक को समझाया। अगला जो क्लास होगा, भाववाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक में कैसे बदलाव होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत मेहनत से पढ़िए, जितना समझा रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, अच्छा होगा। क्वेश्चन जरूर आएगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से।
समझते रहिए धीरे धीरे से, पर्याप्त समय है परीक्षा के लिए। तो आज का क्लास मेरा ये रहेगा, ठीक है।